बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं में न्यूटन के गति के तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति समाकलन विधि द्वारा करेंगे। कैलकुलस विधि द्वारा हम तीनों समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे। आसान है। कैलकुलस के लिए लिमिट यानी सीमाओं की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गति के तीनों समीकरण कौन कौन से। चलिए जानते हैं कि पहला गति का समीकरण है v = u + at। जहाँ संकेतों के सामान्य अर्थ है। v कहने का मतलब होता है आपका अंतिम वेग, u कहने का मतलब होता है आपका प्रारंभिक वेग, a कहने का मतलब होता है आपका एक समान त्वरण और t कहने का मतलब होता है टाइम ट्रेवल यानी कि समय। इसकी उत्पत्ति हमें करनी है समाकलन विधि से। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसको सॉल्व करते हुए। देखिए, मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ तो कुछ परिभाषाएं जो पढ़ना चाहिए हमको वो नहीं पढ़ पाए, लेकिन उसको मैं बीच में बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे समाकलन मान लेते हैं हमारा कण एक समान त्वरण से समझ लीजिए आप a से क्या है गतिमान है। ठीक है, तो चूंकि हम ताक्षणिक त्वरण की अगर बात करें तो a = होता है dv/dt। dv/dt कहने का मतलब होता है वेग में समय के साथ परिवर्तन। dt यहाँ भाग निर्धारक क्या हो जाएगा गुणा में, dv = क्या बचेगा हमारे पास adt। आगे बात सर इसको हम मान लेते हैं समीकरण। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया जिसका हमको समाकलन करना है, पर समाकलन करने के लिए हमको लिमिट की आवश्यकता पड़ी। तो देखिए मान लेते हैं कि t = 0 पर जब समय स्टार्ट कहीं हुआ था, कहने का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे कण का जो वेग था प्रारंभिक वेग वो u था। ठीक, समय बढ़कर t = कितना हो गया t, तो उस समय उसका राष्ट्र कितना हो गया v, यानी जो आपका समय और 0 से बढ़कर कितना हो गया t, और जो आपका वेलोसिटी है u से बढ़कर कितना हो गया v। तो यही वेलोसिटी आप लगाएंगे और करेंगे क्या, समाकलन करेंगे। समीकरण 1 का समाकलन करने पर ठीक है, तो करिए। देखिए समाकलन किसका किसका होगा, dv का समाकलन होगा। a चूंकि कांस्टेंट है, एक समान त्वरण से चल रहा है, मतलब a कांस्टेंट, a का समाकलन नहीं होगा, समाकलन होगा आपका dt का। आ गई बात समझ। dv का समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो देखिए प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, समय 0 से कितना है t। dv का समाकलन होता है तो v की जगह dv की जगह v आ जाता है, d कट जाता है। अपर लिमिट आपका v है और लोअर लिमिट आपका u है। उसी प्रकार से a = हो जाएगा आपका d हट जाएगा, इसमें क्या रहेगा आपका t, अपर लिमिट t और स्मॉल लिमिट 0, लोअर लिमिट 0। ठीक है, तो नियम कहता है कि इस v की जगह पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे। v की जगह एक बार v ही रखाएगा और एक बार v की जगह क्या रखाएगा v - u। एक बार हम t की जगह t ही रखेंगे और एक बार t की जगह 0। ठीक है, तो आपका वैल्यू क्या है v - u = 1t। क्लियर। अब ये माइनस को उधर जाके भेज दीजिए आप, तो माइनस उधर जाके प्लस रहेगा तो v = हो जाएगा u + 8। इस तरीके से हमने समीकरण 1 की उत्पत्ति कर ली समाकलन। यह एकदम सरल। अब आते हैं हम दूसरे समाकलन पर, आई मीन दूसरे इक्वेशन पे। चलिए, अब गति का जो दूसरा समीकरण है वो है s = ut + 1/2 at का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये समीकरण की व्युत्पत्ति करना है। हम फिर उसी स्टार्टिंग पॉइंट चलते हैं कि हम मान लेते हैं कि कोई जो वस्तु या कण है एक समान त्वरण a से क्या कर रही है गतिमान है। तो उस कंडीशन में हम जानते हैं कि आगे बढ़ते हैं, चूंकि ताक्षणिक वेग v = होता है dx/dt। वेग कहने का मतलब होता है समय के साथ दूरी में परिवर्तन। ठीक है ना, दूरी बटा समय, वेग दूरी में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, dx/dt। आप पक्षांतर करेंगे तो dt इधर चला जाएगा, तो आपके पास dx = आएगा v d। ठीक है, हम सब जानते हैं समीकरण 1 से अगर हम लेंगे
तो v का वैल्यू होता है u प्लस ए टी। ठीक है ना, समीकरण से एक से लेंगे अगर v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी, वैल्यू आप यहाँ पे रखेंगे तो u प्लस ए टी डी टी। आ गई बात समझ में? डी एक्स अंदर गुणा कर देंगे u डी टी प्लस ए टी डी टी, ये समीकरण हमारा हो गया एक। अब हमारा इक्वेशन समाकलन के लिए क्या है, रेडी है। अब समाकलन करने के लिए चाहिए क्या हमें, लिमिट। तो देखिए हम मान लेते हैं t बराबर 0 समय पर वस्तु की जो स्थिति है, ठीक है, t बराबर 0 समय पर वस्तु की स्थिति कितना ले लेते हैं हम, x1। कितना ले लेते हैं, x1। पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन t इज इक्वल टू 0 पे x1 रहेगा, और जब समय बढ़कर t इज इक्वल टू कितना हो गया, t हो गया, तो जो आपका पार्टिकल है वो कहाँ पहुंच गया, x2। आ गई बात समझ में? समय 0 से t हो गया और आपका पोजीशन x1 से x2। अब आप समीकरण 1 का क्या करेंगे, लिमिट लगाकर समाकलन करेंगे। करिए समाकलन। तो देखिए dx का समाकलन होगा तो x1 से x2 बराबर u का समाकलन नहीं होगा, dt का होगा तो 0 से t प्लस a का समाकलन नहीं होगा क्योंकि त्वरण एक समान है, t का समाकलन होगा, ठीक है, 0 से t। dx का समाकलन होगा आपका x अपर लिमिट x2 लोअर लिमिट x1, u dt का समाकलन होगा t अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे t के घात में कुछ नहीं है, मतलब कितना रहता है, 1। तो समाकलन का एक फॉर्मूला है कि अगर x की घात n है तो अगर उसका समाकलन किया जाता है तो उसकी घात में एक जुड़ जाता है और वही घात का जुड़ा हुआ पार्ट कहाँ आ जाता है, नीचे। उसी प्रकार से हम करेंगे यहाँ पे t के घात में कितना है, 1, तो t के घात में 1 में 1 जुड़ जाएगा। उसी प्रकार से 1 प्लस 1 कहाँ लिखाएगा, आपके नीचे लिखाएगा, अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0। क्लियर है तक के? अब इसमें पहले अपर लिमिट रखेंगे x की जगह x2, फिर x की जगह x1 रख के माइनस कर देंगे। उसी प्रकार से इसमें करेंगे u t की जगह एक बार t और एक बार t की जगह 0। यहाँ पे मैं a निकालना भूल गया हूँ, आप a बाहर कर देंगे। ठीक है, a t का स्क्वायर बटे 2t 0। क्लियर? x2 माइनस x1 गुणा करेंगे तो यहाँ पे आएगा ut, 2 को बाहर कर दीजिए तो 1/2 a हो जाएगा, ऊपर से 1 बाहर कर दिया, नीचे से 2 बाहर कर दिया। अब एक बार टी स्क्वायर की जगह टी ही रखाएगा तो टी के स्क्वायर, एक बार टी की जगह 0 रखेंगे तो 0 के स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? x2 माइनस x1 यानी कि आपके स्थिति में परिवर्तन कहलाता है विस्थापन। तो x2 माइनस x1 कहलाता है s दर्शाते हैं विस्थापन को। पहले आप x1 थे फिर x2 पे आ गए, मतलब दोनों का जो डिफरेंस होगा आपका विस्थापन कहलाएगा। ut प्लस 1/2 a और साथ में क्या आ गया आपका t का स्क्वायर, ये निकल गया आपको गति का दूसरा समीकरण। इस प्रकार के कैलकुलस विधि से गति के दूसरे समीकरण की व्युत्पत्ति करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब आते हैं गति के तीसरे समीकरण। गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। इसके लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। तो वही चीज फिर कॉमन है हमारे में कि हम मानते हैं कि कण जो है एक समान त्वरण a से क्या है, गतिमान है। तो कंडीशन में आते हैं, तो चूंकि a इज इक्वल टू होता है dv बाई dt, पर इस इक्वेशन से आप हमारे थर्ड इक्वेशन का गठन नहीं कर सकते। तो करेंगे कैसे? तो करिएगा कि जो आपने a लिखा है इसमें dv बाई dt, दोनों पक्षों में dx का गुणा कर देंगे और नीचे dx का। ठीक है ना, मैथ्स में तो ये लॉजिक कंपलसरी किया जा सकता है, हम ऊपर गुणा के नीचे भाग कर देंगे, कट जाता है। अगर इसको दूसरे रूप से लिखूं मैं तो a इज इक्वल टू होगा आपका dv, ठीक है, dv बाई सॉरी ये ऊपर का dv है, नीचे का dx इधर आ जाएगा, इनटू dx
और एक dt इधर चला जाएगा। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? dv बाई गुणा में कहीं भी एक्सचेंज किया जा सकता है, dv बाई dx और dx बाई dt। क्लियर है यहाँ तक के? हम सब जानते हैं कि dx बाई dt इज इक्वल टू होता है v। इस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, a इज इक्वल टू dv, सॉरी इसको सीधा, इसका वैल्यू है आपका v, सीधा सीधा इसका वैल्यू v रख देंगे, v dv और अपॉन में आ जाएगा आपका dx। क्लियर है यहाँ तक के? यही करने के लिए, v लाने के लिए हमने क्या किया था, dx का भाग और dx का गुणा किया था। यहाँ पे dx भाग में इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा, यानी a d इंटू dx बराबर v d। अब इसका क्या किया जा सकता है, समाकलन किया जा सकता है। अब उसके लिए हमें लिमिटेड चाहिए, तो समझिएगा कि समाकलन किसका किसका होगा, x का होगा, v का, मतलब स्थिति चाहिए और आपको चाहिए वेलोसिटी। तो समझिएगा कि t इक्वल टू 0 पर उसका कण का वेलोसिटी u है और उसकी स्थिति कितनी है, x1। उसी प्रकार से t इक्वल टू t समय पर कण का जो वेलोसिटी बढ़कर v हो गया है और उसकी स्थिति कितनी हो गई है, x2। मतलब वेग बढ़कर u से v और स्थिति बढ़े x1 से बढ़कर कितनी हो गई है, x2। वैल्यूज रखेंगे आप समाकलन करने, करिएगा समाकलन। a का समाकलन तो होगा dx का होगा, कहां से कहां तक, x1 से। इसका v का पूरा समाकलन होगा v d, v कहां से, u से लेके a। dx का समाकलन x अपर लिमिट x2 लोअर लिमिट x1। मैं इसका भी अभी आपको बताया, इसके घात में कुछ नहीं, कितना रहता है। देखिए अगर यहाँ पे समाकलन नियतांक और आपको जिसका समाकलन करना है दोनों सिमिलर है तो उसका समाकलन होता है। इसी घात में 1 रहेगा, 1 प्लस 1, नीचे भी 1 प्लस 1, जैसे अभी पिछली घात सब किए, u v x की जगह एक बार x2 रखेंगे, फिर माइनस करके x1, तो ये v स्क्वायर बाई 2। कोई डाउट यहाँ तक? ये आ गया आपका v, x2 माइनस x1 बराबर होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि as आएगा। यहाँ से 2 आप क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। 2 बाहर करेंगे तो चलिए बाद में करिएगा, पहले v की जगह v ही रखते हैं, v स्क्वायर बाई 2, फिर v की जगह आप u रख देंगे, u स्क्वायर बाई 2। दोनों का 2 कॉमन है, 2 इधर गुणा में कर दीजिए तो 2as आ जाएगा। इधर बच क्या गया, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, माइनस इधर क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू v का स्क्वायर। इस प्रकार से गति के तीसरे समीकरण की व्युत्पत्ति भी हो जाती है। क्लियर?